Kahani Bar brings you a cocktail of stories in English and in Hindustani. मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। हमारी आज की कहानी है गाथा किसकी। इस बालकनी पर खड़ी होकर दूर तक नजरें जाती हैं। सामने खेत हैं, हरे भरे अमरूद के बाग हैं, खेतों में लगी सब्जियां, मकई के पौधे हरे भरे आंखों को एक शीतलता का आभास देते हैं। इन्हीं खेतों के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती है और उसके किनारे किनारे हरे भरे पेड़ सर से सर जुड़े एक कतार में खड़े हैं। पलकों को थोड़ा ऊपर उठाएं तो पहाड़ों का सिलसिला भी है। एक पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर भी है। दूर से ठीक दिखाई नहीं देता पर है। कुछ भी हो, यहाँ पर खड़े होकर नीले आकाश को देखती हूँ और फिर दूर दूर तक फैली इस हरियाली को तो पल भर के लिए भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा लगता है अपने ही घर की बालकनी से अपनी ही धरती पर ये सब देख रहे हैं। उस पहाड़ी पर वो छोटा सा मंदिर शंकराचार्य का ही लगता है। कभी कभी एक हवा का झोंका भी सिरहाने सी पैदा कर देता है और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। ये आभास कुछ क्षणों का होता है और दूसरे ही पल सच्चाई मेरे सामने आती है। ये सब भ्रम है। कुछ भी हो, यहाँ आकर एक शांति मिली है हमें। जब हम सुबह का चाय का प्याला इस बालकनी पर बैठकर पीते हैं तो ऐसा लगता है हरे जख्मों पर एक हल्का सा मलहम लगा रहा हो कोई, सहला रहा हो कोई। कुछ भी हो, पिछले 15 वर्षों में हमने कितने घर बदले, घर नहीं कहना चाहिए, ठिकाने बदले, क्योंकि घर तो चार दीवारी को नहीं कह सकते। घर से प्यार होता है, एक अपनापन होता है, एक एक ईंट के साथ रिश्ता होता है। एक अपनापन, बड़ों का आशीष उसके कण कण में रहता है। घर से जुड़ी खट्टी मीठी यादें होती हैं। बचपन का भोलापन, यौवन की शरारतें, कितनी ही यादों का संगम होता है ये घर। इस कारण जहां हम रह रहे हैं इसे घर का नाम तो नहीं दे सकते, पर फिर भी मन को यहाँ शांति मिली है। शांत वातावरण है, खुलेपन का आभास है। इस बात की खुशी है कि सामने जहां तक नजरें जाती हैं हरियाली ही हरियाली है। कब तक रहेगी मालूम नहीं, क्योंकि धरती की हरियाली और वन उपवनों को बिल्डरों की हर ओर कंक्रीट के जंगल फैलाने की तृष्णा पल पल निगलने में लगी है। आज यही शाम के करीब 4 बजे एक ट्रक आकर इन खेतों के एक छोर पर रुका, जहां अभी बुआई नहीं हुई थी। देखते ही देखते उसमें से 20-25 आदमी उतरे और साथ में उनके बेलचे, फावड़े और ना जाने क्या क्या सामान। हमारा तो मन हिला, तो ये हरियाली भी छिन जाएगी। देखते ही देखते 3-4 ट्रक और आ गए। उनमें से भी सामान उतरा। पानी रखने के बड़े बड़े बर्तन, खाना पकाने के छोटे बड़े पतीले, 3 टपरी, कपड़ों का अंबार, पोटलियां और ना जाने क्या क्या। साथ में औरतें, बच्चे, कुछ रोते हुए और कुछ उतरते ही खेलने में लग गए। कोई बॉल के साथ खेल रहा था तो कोई ठिकरियों के साथ। उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी, कोई गम नहीं, बस केवल भोला बचपन। और देखते ही देखते रंग बिरंगे तंबुओं की कतारें खड़ी हो गई। पेड़ों के साथ रस्सियां बांधी गई कपड़े लटकाने के लिए। 2 खंभों को खड़ा करके छोटे बच्चों के लिए झूले भी लटक गए। बच्चों को उसमें सुलाकर औरतें पानी के जुगाड़ में निकल पड़ी। चमकीली गागरें और बड़े बड़े बर्तन लेकर
थोड़ी ही देर में कतारों में वो सब लौट भी आए। 4-4 बर्तन अपने सिर पर रख सधे पांव से चल रही थी। देखने वाला समा था। यूं लगता था जैसे वो यहीं रह रही थी सदियों से। पल भर में अपने अपने तंबू के आगे चूल्हे भी सज गए और चूल्हों के आगे पीछे लिपाई का काम भी हो गया। संध्या उतरने से पहले पहले सबके चूल्हे जल उठे और ज्वार की रोटियां थापने की आवाजें आने लगी। ये रोटियां बेलन से नहीं, उल्टी थाली पे हाथ की थाप से बनने लगी और ये थाप विशेष रिदम से पड़ती है। थप थपा थप थप। चारों ओर यही संगीत लहरी फैल गई। कजरारी संध्या में लग रहा था कितने ही मृदंग और ढोल एक साथ बज रहे हैं। ये समा भी थोड़ी देर में अंधेरे में विलीन हो गया और अब ट्रांजिस्टर और बच्चों के शोरगुल का संगीत उभरा। अंधेरा होने से पहले पहले सबका खाना पीना हो गया और फिर टोलियों में बैठकर सभी गाने लगे। देर तक यही चलता रहा और फिर एकदम शांति छा गई। मेरा सारा दिन आज इन्हीं को देखते देखते गुजर गया। सुबह 5 बजे मेरी नींद उसी थाप से खुली, रोटियां पकाने की थाप। मैंने उठकर देखा सबके चूल्हे जल रहे थे और थपाथप रोटियां उतर रही थी। जब तक प्रातः का प्रकाश फैला सबकी खाने की पोटली बंद चुकी थी। मर्द लोग कहीं और काम पर जा रहे थे। पता चला कि यहां कुछ नहीं बनेगा तो मन को थोड़ी तसल्ली हो गई कि चलो हमारी हरियाली अभी और कुछ देर नहीं छिनेगी। देखा इंसान कितना स्वार्थी है। मनुष्य का स्वभाव, इसको कौन बदल सकता है? मानव मन है। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने झांक कर देखा सभी अपने कामों में व्यस्त थे। बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, नहाना, सब कुछ सहज भाव से हो रहा था। छोटे छोटे इन खीमों के आगे सारा सामान करीने से लगा हुआ था। हमें यहाँ आए इतने दिन हो गए पर मुझे अभी भी कोई चीज मिलती ही नहीं, बस ढूंढती रह जाती हूँ। पर इनको देखो जैसे वर्षों से यही ठिकाना हो इनका। कोई परेशानी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। अपने समय से उठना, खाना पकाना, बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, धान सुखाना और बैठकर बतियाना, यही रोज का काम है। चलो हमारा भी मन लगा रहता है, कभी कभी झांक कर उनको देखते रहते हैं। एक दिन अचानक कुछ चहल पहल लगी, ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। जाने क्या बात है? झांक कर देखा तो औरतों में झगड़ा हो रहा था। 2 टोलियां बनी थी और सभी बोल रहे थे। कोई किसी की बात सुन रहा हो लगता ही नहीं था। बस ऐसे लगता था कि समुद्र में तूफान आया हो और उताल तरंगे किनारों से टकरा रही हो और शोर इतना कि कुछ ना पूछिए। मैंने अपने कमरे के पट बंद कर दिए पर उनका शोर थमा ही नहीं। कुछ समय बाद शांति सी लगी और झांक कर देखा तो देखा कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जो बच्चे दूर खड़े तमाशा देख रहे थे वो भी अपने अपने खेल में मस्त थे। शाम को जब उनके मर्द लोग वापस आए तो हमने देखा कि वो भी 2 टोलियों में बट गए हैं और जोर जोर से एक दूसरे को बातों में हराने में लगे हुए हैं। हमें अंदाजा हुआ कि अब फिर झगड़ा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक आदमी कुछ नेता के अंदाज में आगे आकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। बस थोड़ी देर में सब शांत हो गए। सब इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे और फिर वही रोज की तरह गाने की आवाजें आने लगी। हमने शांति की सांस ली। चलो झगड़े के शोर से तो अच्छा है संगीत, क्योंकि उसकी कोई भाषा नहीं होती। ये सब बहुत अच्छा लग रहा था।
सुबह सवेरे जब ये बस्ती कपड़े सूखने के लिए डालती थी तो ऐसा लगता था कि किसी चित्रकार ने प्रकृति के सारे रंग अपने चित्त में पोत दिए हों। चटक रंग के कपड़े, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, हरे, नारंगी, जितने भी रंग हैं उन सब का मिश्रण नजर आता था। सतरंग चुनर, नवरंग पाग, ऐसा ही कुछ लगता था। कभी कभी आभास होता कि आकाश से उतरकर इंद्रधनुष ने पृथ्वी पर अपनी छटा बिखेरी है, या जैसे आकाश से रंग बिरंगी पुष्प वर्षा हुई है। ये सब कुछ अच्छा लगता था। बच्चे जब छोटी छोटी लकड़ी के बल्ले लेकर क्रिकेट खेलने बैठते तो कितनी गंभीरता से खेलते थे, जैसे बड़े खिलाड़ी हो। कभी कभी ये ख्याल भी आता, क्या मालूम आने वाले कल में इन्हीं में से कोई गावस्कर बने या फिर तेंदुलकर। कल किसने देखा है। कुछ समय ऐसा ही बीता। अब एक आदत सी हो गई थी। इनकी बातें, इनका संगीत, इनका सुबह 5 बजे रोटियां थापने की आवाज से नींद उचट जानी, अब सब सहज सा लगने लगा था। एक दिन मेरे मुंह से निकला, सुनो जी, ये कब तक रहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, जब तक यहां काम होगा फिर चले जाएंगे। मेरे मुंह से अनायास ही निकला, और हम कब लौटेंगे अपने घर? इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बस अपलक आंखों से देखते रहे और फिर हथेलियों से आंखें बंद कर ली। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्हें काफी ठेस पहुंची थी। मैंने उठकर पानी दिया। लीजिए पानी पीजिए, सब ठीक होगा। और मैं बालकनी में खड़ी हो गई, कुछ अपने आंसू छुपाने के लिए और कुछ आदतन नीचे झांक कर देखा। एक आदमी इन लोगों से जरा दिखने में अलग, पैंट कमीज पहने हुए उनको कुछ बता रहा था। सभी उसी के इर्द गिर्द जमा थे। बच्चे एक दूसरे को धक्का मारकर आगे बढ़ रहे थे। औरतें पीछे ही खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद वो चला गया। उसके जाने के साथ ही इन खेमों में कुछ हलचल हुई। रस्सियां खुलने लगी, बर्तन इकट्ठे होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता तंबू भी सिमटने लगे। यही कोई 1 घंटे के भीतर सारा सामान सिमट गया। कोई परेशानी नहीं थी, कोई व्यथा नहीं, सब कुछ आराम से हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये भी उन्हीं की दिनचर्या का कोई अंग हो। देखते देखते ट्रक आ गए और सामान उन पर लदने लगे। मेरे मुंह से निकला, अरे ये तो जा रहे हैं, सुना आपने? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अंदर जाकर कहा, सुना आपने, ये जा रहे हैं। वो अपलक मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हूं, पगली, इन्होंने तो एक दिन जाना ही था, तू क्यों दुखी हो रही है? मैंने सोचा, ठीक ही तो है, काम खत्म हो गया होगा, यहां रहकर क्या करते? जाना तो था, पर हमारा क्या होगा? एक अदृश्य सा रिश्ता, एक बेनाम रिश्ता इनके साथ बन चुका था मेरा। शायद इस कारण इन्हें भी हमारी तरह विवशता के कारण खुले उजाड़ मैदानों में रहना पड़ रहा था, और हम भी विवश होकर बंजारों का सा ये जीवन बिता रहे थे। पर ये तो आजीविका जुटाकर हंसी खुशी अपने घरों को लौट जाएंगे, पर हम तो जड़ से ही उखड़ गए थे, और घर, वो तो अब राख का ढेर थे, खंडहर। उस राख को भी समय की आंधी उड़ा कर ले गई थी। This is Richa signing off. Take good care of yourselves till I'm back with the next story.